सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको एज इट इज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो हमने बोला था ना कि लैक ओपेरॉन शोज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन, ये आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा। कौन से कंडीशन में लैक्टोपेरॉन ऑन रहेगा? जब लो ग्लूकोज रहेगा और हाई लैक्टोज रहेगा तभी हमारा लैक्टोपेरॉन जो रहेगा ऑन रहेगा। और हमने लास्ट में ये वाली सारी चीजें देखी। यूकेरियोट में जो है क्या है, रेगुलेशन चार लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, स्प्लाइसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल एंड ट्रांसलेशन लेवल। आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना चाहता हूँ, आपकी भले क्लियर हो। जस्ट फटाफट में जा रहा हूँ। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिस मेथड में हम कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इसमें हम जेल यूज करेंगे। उस जेल जो है उसके लिए हम एगरोज का पाउडर यूज करेंगे। एगोरोस जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी की जो व्हाइट पाउडर होती है, वैसे ही एगोरोस की व्हाइट पाउडर होती है, जो कि हम ब्राउन अलगे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एगोरोस जेल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले याद रखो कि आपके पास एक बीकर काइंड ऑफ, या आपके पास एक वेसल होना चाहिए, जिस वेसल में आप क्या कर सकते हो, एगारोस पाउडर को डाल दिया, उसमें अपने बफर सॉल्यूशन डाल दिया ताकि पीएच मेंटेन रह सके। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया। इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमको डीएनए को ब्राइट ऑरेंज कलर देने के लिए मदद करेगा जब हम उसको यूवी लाइट से एक्सपोजर करेंगे तब। अभी देखो, ये हमारा बन के रेडी हुआ। जो भी मटेरियल था इसमें, इसको हमने हीट किया था। उस मटेरियल को हमने क्या किया, एक ट्रे में डाल दिया। ट्रे में हमने क्या किया, चार वेल भी क्रिएट कर दिए। तो ट्रे में डालने के बाद वो जब ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आप देखो कि उसके जो एगोरस जेल के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में कुछ तो जगह बचती है। उसी जगह से हमारा डीएनए क्या होने वाला है, नीचे नीचे जाने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीएनए है, आरे से मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैंने उसको वेल में लोड कर दिए। हमको पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की है, दोनों एंड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोडिंग करते हैं डीएनए की, है ना, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। और हम देखते हैं कि जो उसके डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमको पता है डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और डीएनए के फ्रैगमेंट जो होते हैं वो कैथोड एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट फर्दर इट मूव्स, स्मॉलर द फ्रैगमेंट फर्दर इट मूव्स। सो आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि लार्जेस्ट फ्रैगमेंट यहाँ पे है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट यहाँ पे है। तो बच्चों, अभी याद क्या करना है आपको, चीजों को समझ के ले लो आप थोड़ा। अगर मानो कि मुझे इंसुलिन नामक जीन को अगर बाहर निकालना है, जरा सोचो। अगर मुझे इंसुलिन नाम की जीन को बाहर निकालना है तो मैंने एक पहले ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला प्रोजेक्ट था, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग के ऊपर। आप देखो कि डीएनए दिखने में छोटा है लेकिन उसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। उतने बेस पेयर्स को हमने क्या किया है भाई, काउंट किया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ये भी काउंट किया कि टोटल जीन कितने हैं और जीन की सीक्वेंस भी क्या है, उसके अंदर के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी क्या है बच्चों, वो भी हमने स्टडी किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो हमको पता है कि मानो कि इंसुलिन जीन लगभग 15,000 नाइट्रोजन बेस पेयर की है। तो हम क्या करेंगे, एक लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हम क्या करते हैं, 15,000 के आसपास का एक डीएनए का टुकड़ा सिंथेसाइज करते हैं बच्चों। वो भी क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट होने के बाद वो भी इसी लेवल पे आएगा। तो हमको पता चलेगा कि भाई इंसुलिन का जीन ये है, तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके। तो बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, लेकिन हमको उसमें अभी डेप्थ में नहीं जाना है, समय की पाबंदी है। तो अभी देखो, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज का जब एक्सपोजर डालते हैं तब डीएनए का जो कलर है वो थोड़ा ब्राइट ऑरेंज होके उठता है, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो डीएनए के साथ रिएक्ट करके
अल्ट्रावायलेट रेज में उसका ब्राइट ऑरेंज कलर नजर आता है। तो ये बात सबको याद रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डीएनए को टुकड़े को बाहर निकालते हैं, मेल्ट करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, जीन की जो पीस है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अभी हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम के नीचे आप देख सकते हो कि लिखा गया है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करते हैं। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमको किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डाइजेशन की कैपेबिलिटीज को अगर चेक करना है, जरा सोचो, अगर मानो कि मेरे पास ये डीएनए है, ये वाला डीएनए है, मैंने इसके ऊपर क्या किया, आर ए फर्स्ट को डाल दिया, फिर मैंने सेम डीएनए को मैंने आर ए सेकंड से तोड़वा दिया, फिर मैंने सेम डीएनए को आर ए थर्ड से तोड़वा दिया। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जब मैंने आर ए फर्स्ट से तोड़ने का प्रयास किया उसके टुकड़े ही नहीं हुए, जैसा कि जैसा ही था। आर ए सेकंड से मैंने तोड़ने का प्रयास किया, उसके चार टुकड़े हुए। आर ए थर्ड से तोड़ने का प्रयास किए तो उसने कुछ तो ये टुकड़े बनाए, इसने इतने टुकड़े बनाए। तो हम देख सकते हैं कि जो लेन नंबर 4 है, जरा सोचो, लेन नंबर जो 4 है उसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन हुआ है, जबकि लेन नंबर 1 में कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बच्चों हम यूज भी कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, ताकि हम जान पाए कि कौन सा आर्य कितना डाइजेशन की पावर रखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुझे कंटिन्यूसली बोलना है, लगातार बोलना है। पीसीआर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पीसीआर को हम थर्मल साइकिल या फिर पीपल चॉइस रिएक्शन या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1983 में, मेरा ही स्टूडेंट था कैरी मुलिस। तो वो जो पीसीआर जो साइकिल है वो क्या करती है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवाती है। और वो सारा इन विट्रो डीएनए होता है, कोई सेल मीडियम नहीं होता है। सेल मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ग्लास के ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं बच्चों। ये तो आपने जाना होगा कि एक इपेंडॉर्फ ट्यूब लगती है उसमें। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा सैंपल वाला डीएनए डाल देते हैं। सैंपल वाला डीएनए डालने के बाद हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डालते हैं, प्राइमर डालते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, जैसे बहुत सारी सारी चीजें हम उसमें डालते हैं। देखो, सैंपल ऑफ डीएनए डालते हैं, डीएनए प्राइमर डालते हैं, डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डालते हैं, टैग डीएनए पॉलीमर डालते हैं, और उस ट्यूब को बंद करते हैं, थर्मल साइक्लर में रख देते हैं। थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसके हिसाब से डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन होता है। और उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है बच्चों। रिक्वायरमेंट देखो, इपेंडॉर्फ ट्यूब है, सैंपल डीएनए है, डीएनए प्राइमर है, सारी तरह के डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो कि हमको डीएनए से डीएनए बनाने के लिए चाहिए। पीसीआर मशीन, ये आप देख सकते हो, पीसीआर मशीन है। और एक हाईली स्टेबल, टेम्परेचर स्टेबल एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। उसका एक एग्जाम्पल बच्चों हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, आपको याद करना है। उस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज, जो कि एक बैक्टीरिया से हम आइसोलेट कर सकते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। बात समझ में आ रही है आपको? टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। इसका अर्थ क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर इनके अंदर सर्वाइव करने की कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर इतने एंजाइम हैं जो हाई टेम्परेचर भी अपनी कैपेसिटी को नहीं खोते हैं। तो बात याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल एंजाइम की तरह काम करता है। इधर तक बात समझ में आई क्या आपको? यस। यस सर। तीन स्टेप है, डिनेचुरेशन है, एनिलिंग है, एक्सटेंशन है। डिनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एनिलिंग में हम टेम्परेचर को कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े, ऐसा नहीं, हम टेम्परेचर को इतना ही कम करते हैं जबकि वहां पे एक आरएनए प्राइमर जाके जुड़े। तो आरएनए प्राइमर जैसे ही जुड़ता है, फिर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, ऐसे इतने टेम्परेचर तक हम लेके जाते हैं जिस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज अपने एक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो 72 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच द टैक पॉलीमरेज क्या करता है, एक्सटेंशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, पूरा घटाते हैं नहीं, घटाते हैं, इतना ही घटाते हैं जितने में आरएनए प्राइमर ज्वाइन जुड़ जाता है। और फिर से घटने के बाद फिर से बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते नहीं है कि फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, उतना ही बढ़ाता है जितने में
स्टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है बच्चों। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n साइकिल के बाद पीसीआर मशीन में टोटल कितने डीएनए बनेंगे। जैसे कि अगर मैंने एक साइकिल कर दिया तो हमारे पास एक डीएनए था, एक डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे, दो डीएनए बनेंगे। तो एक साइकिल में आप देखो, एक साइकिल में दो डीएनए बनेंगे। अगर मैंने उस साइकिल को अगर दो बार रिपीट किया तो मेरे पास कितने डीएनए रहेंगे, चार। उसको अगर मैंने तीन बार रिपीट किया तो आठ, चार बार रिपीट किया तो 16 डीएनए बनेंगे। तो मैं आपको एक कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन की कुल मिला के बस 5 मिनट का समय लेते हैं बच्चों। तो 5 मिनट में डीएनए डबल होता है, मतलब 10 मिनट में चार, उसका अर्थ है 15 मिनट में आठ, 20 मिनट 16, 25 मिनट में 32, 30 मिनट में 64। ऐसे अगर करते करते जाएंगे तो एक दिन में तो करोड़ों डीएनए की सिंथेसिस हम कर सकते हैं। तो ये फास्ट प्रोसेस है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इसलिए कभी कभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीपल चॉइस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, बहुत हुआ डिस्कशन, अभी हम एक्चुअल टॉपिक पे ऊपर आ रहे हैं बच्चों। ये हमारा आज का टॉपिक था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर से आप क्या करो, एक स्ट्रेट बैठो, आजू बाजू अगर डिस्टर्बिंग वातावरण है उससे उठो, जहाँ पे शांत वातावरण है वहां पे बैठो। ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि हम ऑफलाइन फेस टू फेस बैठे। बच्चों, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाए, थोड़ी गहरी सांस ले, और हम अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, आपका ध्यान बहुत ही आवश्यक है। आप ध्यान लगाओ, मैं जान लगा के आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलग अलग नाम होते हैं, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट। आपको याद नहीं रखना है बच्चों, मैं बस आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। ठीक है, अगर देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहले के जमाने में क्या होता था कि मानो कहीं जगह पे अगर कुछ क्राइम अगर हो गया, कहीं पे भी अगर कुछ भी क्राइम अगर हुआ तो क्या किया जाता था, कुछ सैंपल्स वगैरह को फाइंड आउट किया जाता था। पहले क्या किया जाता था कि मानो कि ग्लास की बोतल या कुछ भी है, तो वहां पे जो क्रिमिनल्स रहेंगे उनके थंब के इम्प्रेशन रहेंगे, उनकी वहां पे फिंगर की प्रिंट रहेगी। तो क्या किया जाता था, फिर फॉरेंसिक साइंस वाले आते थे, हर एक चीज को देखते थे, स्टडी करते थे, थंब के इम्प्रेशन को वो जानने का प्रयास करते थे। तो इसलिए वो ग्लव्स पहन के वो काम करते थे मानो कि। लेकिन अगर क्रिमिनल ने ही अगर ग्लव्स पहन के मर्डर किया है उस समय पे तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट तो हम पहचान नहीं सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? उसका फिंगरप्रिंट पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने खुद में ही ग्लव्स पहने हैं, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अगर मानो फिंगरप्रिंट भी है तो उसको इतना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, कितना ही इंप्रेशन रहेगा उसका, नहीं। तो ऐसे करके फिंगरप्रिंटिंग तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं। जैसे कि हम ये तक जान सकते हैं, मानो कि दो माताएं हैं बच्चों, सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दो माताएं हैं, और दो माता है और बच्चा एक ही है। ये माता बोल रही है कि ये बच्चा मेरा है, वो माता बोल रही है कि ये बच्चा मेरा है। तो ये बच्चा किसका है भाई, कैसे जाने हम इसको। ठीक है, अभी तो फिंगरप्रिंट तो तीनों के सेम नहीं होंगे, तो फिंगरप्रिंट से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते ये बच्चा है किसका। और बच्चे की अभी शक्ल सूरत भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुई कि वो किसके सिमिलर दिख रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा है किसका। पुराने जमाने में एक स्टोरी आती है बच्चों, अगर आपकी अगर इजाजत है तो मैं स्टोरी को बताना चाहता हूँ। क्या मैं स्टोरी को बताऊं? यस। शुड आई टेल यू दैट स्टोरी? यस सर। तो एक बार क्या था, एक राजा था। राजा के सामने ये दो माताएं आई बच्चों को लेके, ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा। राजा बोले कि भाई ये क्या मुसीबत आई गई।
अभी बच्चे बच्चे पे ये होगा इनका, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है करके। तो फिर वहां पे एक मंत्री बहुत होशियार था, वो बोला कि एक काम करते हैं, बच्चे के वजह से अगर अ, प्रजा में अगर इतना सब कुछ हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम क्या करते हैं, इस बच्चों को ही मार देते हैं डायरेक्टली, है कि नहीं। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप जो जिसके लिए आप झगड़ा कर रहे हो, वो झगड़ा खत्म हो जाएगा फिर, बच्चों को ही मार देते हैं। तो मंत्री ने क्या किया, फोर्सफुली एक माता के हाथ से उस बच्चों को उठा लिया। उठाने के बाद फिर उस बच्चे को क्या किया, डायरेक्टली पटकने का प्रयास किया ताकि उसकी मौत हो जाए। उसी समय एक माँ बोली, उसी समय एक औरत बोली कि नहीं 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 नहीं, उसको मत मारो, उसको मत मारो, उसकी जान मत ले लो। और चाहे तो आप ये जो बच्चा है ये दूसरी औरत को दो, लेकिन उसको मारो मत। तो हम यहाँ पे ही जान सकते थे, मंत्री ने वहां पे ही पहचान लिया। बच्चों ध्यान से सुनना ये स्टोरी। वो माँ ने, उसका कलेजा टूट रहा था उस माँ का, जब बस ये नाम सुना कि इस बच्चे की मौत होने वाली है। और वो बोले कि कम से कम वो बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन बच्चा ये दूसरी औरत के पास जा रहा है, एटलीस्ट वो जीवित तो रहेगा, ये सोच के उसने क्या किया, उस मंत्री को बोला कि ठीक है, मैं माँ नहीं हूँ, यही माँ है, कम से कम आप इसको सौंप दो करके, मैं आगे से कुछ भी झगड़ा नहीं करूंगी। तो फिर मंत्री को पता चला कि एक्चुअली जो माँ शांत बैठ सकती है अपने बच्चे की मौत सुन के भी, वो कभी उसकी माँ नहीं हो सकती है। तो सही में अगर कोई माँ थी, तो वो माँ थी जो रेजिस्ट कर रही थी, ऐसा करके। तो ये पुराने जमाने की स्टोरी है। लेकिन आजकल इतने नखरे करने की जरूरत है नहीं, है ना। आजकल क्या कर सकता है, वो माता का डीएनए सैंपल लेंगे, इस माता का डीएनए सैंपल लेंगे, बच्चे का डीएनए सैंपल लेंगे, और जो भी डीएनए सैंपल 50% एग्जैक्टली मैच हो रहा है, कितना टक्का, 50% एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, डिफाइन कर सकते हैं भाई ये बच्चे की माँ ये है करके। और दूसरी तो फालतू में फोकट में क्या कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, उसको डालो जेल के अंदर, ऐसे करके। तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से बच्चों आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन को ऑन हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी। कोई भी व्यक्ति हो उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी टेक्निक जो है, मेरे एक दूसरा स्टूडेंट है 1984 का एलेक जेफरी, उसने आइडेंटिफाई किया था। जब मैं यूएस में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था 70 साल पहले, मेरा जब पीएचडी वीएचडी सब हुआ, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे, और जितने भी वे बायोलॉजी, जितने भी आपको साइंटिस्ट वगैरह दिखते हैं, सारे मतलब ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स मैंने ही ट्रेन किए हैं। तो इसलिए आपको मेरा नाम उधर किधर नहीं दिखेगा। लेकिन टीचर कब खुश होता है, जब ठीक है उसका नाम नहीं है लेकिन उसके स्टूडेंट का नाम अगर बुक में है, तो नाम पढ़ के टीचर खुश होता है। कभी अगर मानो कि तेजल एमबीबीएस डॉक्टर है, तो टीचर को ये नहीं लगेगा कि भाई मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन टीचर को ये अच्छा लगेगा मेरा स्टूडेंट डॉक्टर है। वो बस सुन के ही वो क्या होता है, खुश हो जाता है, ऐसे करके। क्योंकि उसको पता है कि अगर मानो कभी भी अगर उसको डिसीज हुआ, कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ, तो वो गौरी और तेजल को कॉल करेगा, फिर फ्री में ट्रीटमेंट होगा। उनका आगे जाके कुछ तो करेंगे ना वो, ऐसा करके। तो फ्री में ट्रीटमेंट होगा, इस हिसाब से वो खुश हो जाता है कि नहीं गौरी। यस आप सर। लोग, आप लोग टीचर से पैसे लोगे क्या। यस। नो सर। टीचर से अगर आप पैसा लोगे तो आपने फिर क्या क्या ग्रोथ किया फिर, टीचर से अगर आप पैसे लेने लगे तो, है कि नहीं। तो ऐसे करके, है ना। तो देखो, मतलब शक्ल भी कुछ सेम सेम लग रही है, एलेक्स जैफ्री की शक्ल इतनी सेम नहीं लग रही, लेकिन ठीक है, हंस रहा है वो मेरे को देख के कि भाई हाँ सर ने मेरा नाम लिया करके, देखो कैसे हंस रहा है। दिख रहा है आपको वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, देखो हंस रहा है ना। हाँ सर। देखो मैंने उसको बोला था कि भाई कुछ हो जिंदगी में, चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, चाहे दाएं हो जाए चाहे बाएं हो जाए, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो भारत में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थी वीके कश्यप ने और डॉक्टर लालजी सिंह ने, ये एनसीईआरटी। आप क्या करना पता है, जो एनसीईआरटी है ना बच्चों, एनसीईआरटी के हर एक यूनिट का आपको पढ़ना है। जैसे कि आप प्लांट एनाटॉमी का भी आप जब
देखते हो कि कैथरीना एसो करके एक लड़की आती है जिसने फिर काइंड ऑफ टिश्यू की स्टडी की थी, प्लांट टिश्यू करके। प्लांट टिश्यू तो नेहमी ग्रीव नाउ के साइंटिस्ट ने की थी, ये उसका भी नाम आता है कुछ, कैथरीना एसो करके। ऐसे करके आप हर एक साइंटिस्ट को एक बार पढ़ना, वो जो है ना यूनिट के पहले पहले, उसको भी एक बार पढ़ लो। हम छोड़ना नहीं चाहते कुछ, ठीक है? मिशन है 360 मार्क्स लाना है, और नीट में 720 मार्क्स लाना है, इसलिए कुछ मत छोड़ो, ठीक है? तो ये अलेक्स जाफरी करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्यों? सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखो कि हमको अगर फाइंड आउट करने हैं जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, कि मानो कि हमारे पास ये एक इंडिविजुअल है और एक इंडिविजुअल है, ये सेम है डिफरेंट है, कितना टका सेम है कितना टका डिफरेंट है। अगर हमको ऐसे डिफरेंसेस अगर फाइंड आउट करना है बिटवीन टू इंडिविजुअल, या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल से किसी पॉपुलेशन में, या फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग करना है, वो एक डाउंटिंग या फिर एक्सपेंसिव टास्क होता है, जो कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आगे जब देखेंगे हम वहां पे पढ़ेंगे। एक नाइट्रोजन बेस के बाद कौन सा नाइट्रोजन बेस आता है, मतलब एडेनिन के बाद थाइमिन के बाद गुआनिन आता है, ये बस समझने के लिए $3 का खर्चा होता है बच्चों। $3 का खर्चा, मतलब अभी के जमाने की अगर बात की जाए तो 240 रुपीज का खर्चा होता है बच्चों। 240 रुपीज का खर्चा होता है। तो बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, डाउंटिंग टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो जस्ट इमेजिन करो आप कि आपको कंपेयर करना है दो सेट्स। मतलब आपको पता है कि जो ह्यूमन जीन होता है, ह्यूमन की जो हैप्लॉइड सेट है उसमें कितना डाटा है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर काइंड ऑफ 9, है ना? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 करके, इसको अगर डबल कर दे तो पूरा डीएनए कंटेंट आता है, बराबर है? ऐसा करके अभी मैं आपको एक चीज बताने का प्रयास करने वाला हूँ, आप जस्ट सुनो कि हमारे अंदर देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गौरी और तेजोल के बीच में अगर हम डीएनए का टेस्ट करवाएं, तो फिर हमको 99.9% डीएनए क्या मिलेगा बच्चों? सेम मिलेगा, सेम। तो फिर कितना डिफरेंट है? हाँ, आप देख सकते हो कि 0.01%, या फिर हम देख सकते हैं कि 0.1% डीएनए ही बस डिफरेंट है, बस 0.1% डीएनए डिफरेंट है। तो अगर हम क्या करें, इस 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 को अगर हम 0.1% से अगर मल्टीप्लाई करें, तो फिर हमको क्या कर सकते हैं हम, हमको इतना डाटा मिल सकता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वाला, ऐसा करके। तब यहाँ पे आप देखो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, है ना? अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है जरा देखो। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करके करके हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। एक एक एनसीईआरटी की लाइन क्लियर करने का वादा मैं आपको देता हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे जिन रेगुलेशन का हमने पढ़ाई किया था, वैसे ही ये क्लासिक कंसेप्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव डाटा है, उसको पढ़ लेंगे आगे बढ़ लेंगे कंसेप्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। डीएनए ऑफ ह्यूमन, मतलब कोई भी ह्यूमन पकड़ लो आप, गौरी पकड़ लो तेजल पकड़ लो, दोनों के अंदर 99.9% सिमिलरिटी होती है, तो फिर कितना परसेंट की डिसिमिलरिटी है? 0.1%, ठीक है? हमको पता है कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है। देखो, ह्यूमन जीनोम का अर्थ आप जान लो पहले। जीनोम मतलब क्या होता है? जीनोम मतलब जितना भी डीएनए कंटेंट है बच्चों, ज्यादा ध्यान से सुनना, जितना भी डीएनए कंटेंट होता है इनटू अ हैप्लॉइड सेल, बच्चों ध्यान से सुनना, डीएनए कंटेंट इन अ हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेल में कितना डीएनए कंटेंट है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। अगर 0.1% अगर डिफरेंट अगर निकालेंगे हम, तो हमको इतना डाटा आ जाएगा, मतलब 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। इतने जो डीएनए का कंटेंट है वो गौरी और तेजोल में डिफरेंट है। कोई बोलेगा सर, अच्छा 99.9% सेम है, 0.1 मतलब कुछ नहीं? अरे भाई, कुछ नहीं का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं का अर्थ होता है इतना बड़ा।
तो इसका अगर 0.1% निकाले तो इतना होता है, 3.3 इंटू 10 to the power 6 बेस पर। और डीएनए जो होता है ना, डीएनए डीएनए में देखो, मानो कि ऐसे सीक्वेंस है ATGC, TTGA, फिर मानो अगर ATGC, 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 आप देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो नॉन रिपीटेटिव डीएनए है। लेकिन ये वाला पार्ट देखो आप, रिपीटेटिव डीएनए में आता है, रिपीटेटिव। देखो, रिपीटेटिव डीएनए मतलब कुछ सीक्वेंस क्या होती है, बार 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 रिपीट होती है। वैसे डीएनए को हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। जिसमें सीक्वेंस रिपीट नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेटिव डीएनए। बच्चों मेरे को लगातार बात करनी है, आप बस एक बार यू नो स्ट्रेट बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो दिस डिफरेंसेस इज मेनली एट रिपीटेटिव डीएनए। तो जितने भी रिपीटेटिव डीएनए हैं, इस रिपीटेटिव डीएनए में ही जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस के वाले चेंजेस है 0.1%। दिस डिफरेंसेस क्यों होते हैं बच्चों? कभी कभी जब हमको गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तब उसके टाइम पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और जब हमको क्रॉसिंग ओवर करते हैं हम पैटर्नल और मैटरनल जीन्स के बीच में, तब भी रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, तब भी क्या हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट कम ज्यादा चला जाए। ऐसा है। तो कम ज्यादा पार्ट के चले जाने की वजह से क्या हो सकता है, ये जो नॉन रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस है वो कभी कम ज्यादा हो सकती है। किसी 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 क्रोमोसोमों में, किसी किसी क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस मानो 10 बार रिपीट हो रही है, किसी क्रोमोसोम में 8 बार रिपीट हो रही है, किसी क्रोमोसोम में 11 बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, ये रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस क्या करती है बच्चों, वैरी करती है। ये डिफरेंस ऐसे बच्चों, उसके कारण दो है। कभी मानो गैमेट फॉर्मेशन की वजह से कुछ अनगिनत म्यूटेशन हुए होंगे, या फिर क्रॉसिंग ओवर करते समय कुछ म्यूटेशंस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चों। अभी देखो मैं आपको एक डीएनए दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, कनेक्टेड रहो आप सब लोग, ध्यान से सुनेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। सारी एनसीईआरटी के लाइन से बच्चों 3 पेजेस बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, एक एक लाइन को क्लियर करने के मकसद से हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपके सामने डीएनए है, डीएनए में मैं आपको दो पार्ट दिखा रहा हूँ, एक पार्ट है कोडिंग पार्ट, दूसरा पार्ट है नॉन कोडिंग पार्ट बच्चों। ध्यान से सुनना, कोडिंग पार्ट मतलब वो पार्ट जिसको हम जीन्स कहते हैं, क्योंकि वही जीन्स एक्सप्रेस होंगे, आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन को कोड करता है, एमआरएनए को कोड करता है, उस पार्ट को हम कोडिंग पार्ट कहते हैं बच्चों। और जो पार्ट नॉन कोडिंग वाला है, मतलब कुछ काम का नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट कहते हैं। नॉन कोडिंग पार्ट देखो, कोडिंग पार्ट जो होता है बच्चों लेस देन 2% होता है, जबकि नॉन कोडिंग पार्ट बच्चों मोर देन 98% होता है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको भूलना नहीं है। कोडिंग पार्ट लेस देन 9%, नॉन कोडिंग पार्ट मोर देन 98%। तो रिपीटेटिव जो डीएनए है या नॉन रिपीटेटिव डीएनए है बच्चों, वो नॉन कोडिंग पार्ट का भाग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। उस सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। जो नहीं रिपीट हो रहे उसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटेटिव डीएनए या फिर सीक्वेंस। बच्चों आपको रिपीटेटिव डीएनए और नॉन रिपीटेटिव डीएनए में फर्क समझ में आ रहा है क्या? यस। यस सर। तो हमारा जो भी काम हम करने वाले हैं ना, हमारा सारा का सारा काम ये रिपीटेटिव डीएनए में ही छिपा पड़ा है, इसको ध्यान से सुनेंगे। रिपीटेटिव डीएनए को हम एक दूसरा नाम देंगे बच्चों, एनसीईआरटी ने दूसरा नाम दिया है सैटेलाइट डीएनए। बच्चों भूलो मत, मैं धीरे धीरे आपको कुछ एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे कि सैटेलाइट डीएनए, जैसे कि रिपीटेटिव डीएनए। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, सैटेलाइट डीएनए जो होता है मतलब ये जो डीएनए रिपीट हो रहा है बार बार, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब देखो, ये मानो कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है बच्चों, ऐसे ही मानो कि उसका अगर होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाए। हमको पता है बच्चों कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें से एक क्रोमोसोम तो माँ की तरफ से आता है, जबकि एक क्रोमोसोम तो पिताजी की तरफ से आता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म के,
और फीमेल के उस साइड में 23 क्रोमोसोम होता है, जबकि दोनों जब साथ में आते हैं बच्चों तभी तो सेल में डिप्लॉयड कंटेंट फॉर्म होता है बच्चों। तो हमको पता है कि एक क्रोमोसोम तो माँ से आ रहा है, एक क्रोमोसोम पिताजी से आ रहा है। तो होता क्या है ना बच्चों कि इवन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, बच्चों ध्यान से सुनना है आपको, इवन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम हम देखते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस, मानो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हो रही है, जबकि यहाँ पे 5 बार रिपीट हो सकती है, नहीं तो 7 बार भी रिपीट हो सकती है बच्चों। इवन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ये सीक्वेंस वेरी करती है बच्चों। क्या बताए फिर आपको, क्रोमोसोम नंबर 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, मतलब क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर रही है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी। तो हमको ये जो वेरिएशन है, रेपिटेटिव डीएनए के सीक्वेंस में जो वेरिएशन आ रहा है बच्चों, वही तो, बच्चों ध्यान से सुनना, वही डिफरेंस तो हमको क्या कर रहा है, पर्सन की आइडेंटिफिकेशन में मदद कर रहा है बच्चों। So this DNA high degree of polymorphism, it forms the basis of DNA fingerprinting। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? यस। यस सर। ओके। अभी देखो, ये आपको पता है कि माँ के, आप देख सकते हो कि फादर के क्रोमोसोम आधे आते हैं हमारे अंदर और माँ के क्रोमोसोम आधे आते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या है, कि जो साइज शेप फॉर्म जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरिटी शो करता है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं बच्चों। तो अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमको पढ़ाई करना है, उसके पहले हम क्या करते हैं ना, ये जो डीएनए है, उस डीएनए को हम क्या करते हैं, पहले टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है। तो टुकड़े टुकड़े करने के बाद आपको पता है एक सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए के जो सेगमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। सिंबॉलिक है, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जस्ट समझिए। आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है बच्चों। वो ग्राफ क्या है, वो ग्राफ शो करता है कि ये जो डीएनए है, कौन सा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है बच्चों, वो कौन से यूवी लाइट को एब्सॉर्ब करता है। उसके हिसाब से बच्चों कुछ मेजर पिक बनते हैं, कुछ माइनर पिक बनते हैं, कुछ मेजर पिक बनते हैं, कुछ माइनर पिक बनते हैं। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है बच्चों, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। कुछ डीएनए के पार्ट, कुछ डीएनए के पार्ट, कुछ डीएनए के पार्ट, देखो, वो लाइट को कम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ग्राफ में कुछ माइनर पिक बन रही हैं किसी जगह पे, किसी जगह पे मेजर पिक बन रही है, मतलब ये ज्यादा ही लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। बाद में जब फाइंड आउट किया गया बच्चों कि ये वाला जो नीचे वाला जितना भी डीएनए है बच्चों, वो डीएनए में पाया गया है कि रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा है, उसी डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं बच्चों। ये ग्राफ का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस सिग्निफिकेंस यही है कि जो माइनर पिक है वो रिपीटेटिव डीएनए बनाता है, जबकि हमको पता है रिपीटेटिव डीएनए को ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं बच्चों। सैटेलाइट का अर्थ ये होता है बच्चों, थोड़ा सा ऊपरी भाग। जैसे आपको पता है कुछ पिक्स होती है, कुछ ग्रोज होती है, कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ पिक्स होती है और कुछ वैलीज होती है। जो पिक्स होती है उसको कभी कभी सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसीलिए रिपीटेटिव डीएनए को दूसरा नाम दिया गया सैटेलाइट डीएनए, ऐसा है। और मेजर पिक में कौन कौन देखा गया, मेजर पिक में कोडिंग पार्ट, नॉन रिपीटेटिव और सम रिपीटेटिव डीएनए देखा गया है बच्चों। बस आपको याद ये रखना है कि माइनर पिक जो है वो रिपीटेटिव डीएनए बनाता है, और उनको ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं बच्चों। तो सैटेलाइट डीएनए को हम कैसे आइडेंटिफाई किया, सैटेलाइट डीएनए को हमने आइडेंटिफाई किया बाय द बेसिस ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगन की वजह से। सैटेलाइट डीएनए बिकॉज ये रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है, और हमको पता है रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग का पार्ट है, इसलिए सैटेलाइट डीएनए कोई भी कोडिंग करता नहीं है प्रोटीन का। और यही तो है जो कि लार्ज पोर्शन है ह्यूमन जीनोम का। मैंने आपको क्या बोला बच्चों,
कि 98% से ज्यादा तो क्या है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। इसलिए आप देख सकते हो कि सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग का पार्ट है, इसलिए वो सबसे ज्यादा पोर्शन बना रहा है ह्यूमन जीनोम का। और इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जबकि हमने एक्सप्लेन किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम में भी वेरिएशन आता है बच्चों। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। बच्चों ये वाली लाइन अभी एनसीईआरटी की है, इसको अच्छे से सुनना समझने का प्रयास करना। ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि डिपेंडिंग अपॉन दी बेस कंपोजिशन ऑफ एडेनाइन एस टू थायमिन या फिर जिसे रिच्ड ग्वानिन एस टू साइटोसिन, मतलब हमारा जो डीएनए है बच्चों, क्या वो एटी रिच है या फिर वो जीसी रिच है। मतलब उसमें एडेनाइन थायमिन के बेस पर ज्यादा है या फिर ग्वानिन साइटोसिन के बेस पर ज्यादा है। और जो डीएनए के जो टुकड़े टुकड़े हमने किए बच्चों, वो टुकड़े टुकड़े का लेंथ कितना है। उसके बाद हर एक टुकड़े में, हर एक जो टुकड़े हैं बच्चों, हर एक जो टुकड़े टुकड़े हैं, उस हर एक टुकड़े टुकड़े में कितने सीक्वेंस रिपीट हो रही है बार बार, उसके हिसाब से, ये तीनों चीजों के हिसाब से सैटेलाइट डीएनए को बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि सैटेलाइट डीएनए एक रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है, वो सबसे ज्यादा पार्ट है, वो कोई प्रोटीन को कोडिंग नहीं करता है, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन शो करता है इवन होमोलोगस क्रोमोसोम में। इसलिए हमने उसको बेसिस पकड़ा है फिंगरप्रिंटिंग का। और वो सैटेलाइट डीएनए को भी हमने इनटू क्लासिफाई किया है, जो कैटेगरीज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, किसके आधार पर बच्चों। पहला, क्या वो एटी रिच है या जीसी रिच है। सेकंड, उसका सेगमेंट का लेंथ कितना है। तीसरा, उस सेगमेंट में कितनी सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। और चौथा, हाँ, तीन, ये तीन के हिसाब से हमने क्या किया, डिवीजन किया है माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट क्या है बच्चों, जिस सैटेलाइट में क्या है, जो सेगमेंट रहेगा उस सेगमेंट में आप देखो, जो सीक्वेंस बार बार रिपीट होगी उसमें एक से लेके छह बेस पेयर ही होंगे। जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे चार बेस पेयर है। देखो चार 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 वाले क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। तो अगर बेस पेयर अगर 1 to 6 में रिपीट हो रही है तो उसको आप माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। जबकि अगर बेस पेयर 11 से लेके 60 के बीच में देखो, जैसे कि मानो कि ये 25 है, 25 बेस पेयर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम है बच्चों वीएनटीआर। वीएनटीआर का लॉन्ग फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। बच्चों मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है, मैं फिर से आपको जूम आईडी भेजने वाला हूँ, कनेक्टेड रहेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे और अटेंटिवली फिर से हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन जिधर तक जा सकते हैं उधर तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिनी सैटेलाइट जो है उसके अंदर 11 से लेके 60 बेस पेयर तक प्रेजेंट होते हैं। इसको वीएनटीआर भी हम कहते हैं। और एट द एंड ऑफ वीएनटीआर बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ बच्चों।